मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा में है पश्चिम के देशों का पश्चिम के युद्ध में शामिल होना। जी हां साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कुछ दिनों से मदद मांग रहे थे अपने नाटो सहयोगियों की, मित्र राष्ट्रों की, उन्हें मदद मिल गई। इसीलिए चिंता यह है कि क्या ये जो पटकथाएं रची जा रही हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही हैं। यह सिचुएशन काफी ज्यादा चर्चा की रही। ईरान अमेरिका के इस युद्ध में अब देश एंट्री कर चुके हैं कि आपके सामने ये जो 6 देश दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये 6 देश हैं: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान। जो देश अब तक किनारा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो अब समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक सहयोग देने की प्रतिबद्धता में हैं। मतलब कि अब ये लोग भी सेना भेजेंगे और डिप्लोमेसी से बातचीत करने का रास्ता अपनाएंगे। इन 6 देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है, ईरान पर हुए हमलों की नहीं। इनका कहना है कि ईरान ने जो हमले किए उनसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। ऐसे में भारत क्या कर रहा है वो भी जान लीजिए। भारत ने कल 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। इमानुएल मैक्रोन से बात की, जब प्रधानमंत्री ऑफ मलेशिया के साथ बातचीत करी, जॉर्डन के किंग से बात करी, कतर के अमीर से बात करी। इन सब से बात करके प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कंसर्न जाहिर करते हुए यह कहा कि हम आप सबके साथ खड़े हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को साफ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम साथ हैं। क्या भारत ने इनडायरेक्टली यह साथ देने का वचन निभा दिया है? क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने यहां पर सीधा सीधा भारत को धन्यवाद प्रेषित किया और कहा कि इंडिया और फ्रांस आने वाले समय में टेंशंस को कम करने में और रीजनल तरीके से लोगों के मन में शांति और डिप्लोमेसी का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर क्या भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ईरान के साथ नेगोशिएट करने का रास्ता बनेगा? यह अब चर्चा का विषय बन रहा है। देखना होगा इस इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब के युद्ध में जैसे जैसे पार्टीज कंट्री बनती चली जा रही हैं, उनमें एक स्टेप और होना अपेक्षित है, और वो ये कि कुछ ही दिनों के अंदर पश्चिम एशिया के रिमेनिंग देश यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, ये सब भी अगर जुड़ गए कि चलो अब ईरान पर हमला करेंगे, तो ये बहुत ही घातक हमले हो सकते हैं। क्या यह युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, या ज्यादा देशों के जुड़ जाने के बाद ईरान का बहुत से देशों के साथ इकलौते लड़ाई लड़ना इसे क्या विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा? मैंने आपको कल भी जब सेशन साझा किया था तब कहा था कि एलपीजी संकट अब उत्पन्न होने वाला है। कारण बताया था कि कतर के जो मेन रिफाइनरी है उस पर जब हमला ईरान ने किया तो वर्ल्ड का 20% एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो गया। इसके बाद ये देश इकट्ठा होकर निकले। मतलब आप समझिए कि ट्रंप ने पहले इन सबसे डिमांड की, आ जाओ, ये सब मना करते रहे, हम नहीं आएंगे। इजराइल ने साउथ पर्स पर हमला किया, ईरान के हमला किया तो ईरान ने बदला लिया कतर से बदला लिया, कतर पर गोला गिरा, उसकी ऑयल सप्लाई रुकी, उसने एलएनजी सप्लाई रोकी। जैसे ही उसने रोकी, सबकी दुनिया भर के देशों के पास अचानक एलएनजी का क्राइसिस दिखाई देने लगा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक रखा है और एक तरफ जहां प्रोडक्शन हो रखा है वहां मार कर दिया। यानबू पोर्ट पर मार कर दिया, यानी कि जो सऊदी अरब का दूसरा पोर्ट रेड सी वाला था उस पर पोर्ट पर मार कर दिया। तो ये सब स्थितियां पश्चिमी देशों के लिए बहुत ज्यादा घुटन जैसी स्थिति हो गई। तो ये लोग मजबूरन बाहर निकल कर आए। कल इन्होंने बकायदा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम अब पूरी तरह से तैयार हैं सेफ पासेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दिलाने के लिए। लेकिन इन सबके तैयार होने से क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा? यह बड़ा सवाल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी जिन देशों ने साथ देने का कहा है अमेरिका उन सब में सबसे पावरफुल पहले से ही है। ऐसा नहीं था कि युद्ध कोई और देश लड़ रहा था और अमेरिका अब साथ आ गया हो। अमेरिका जो खुद युद्ध लड़ते हुए 3 हफ्ते बिता चुका है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया। तो इन देशों के आने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ये गलतफहमी हो सकती है। लेकिन फायदा क्या हो सकता है कि अमेरिका जो अभी वर्ल्ड में अकेला पड़ रहा था, जिस तरह का नैरेटिव बनता जा रहा था कि अमेरिका इजराइल के कारण कूद गया लेकिन दुनिया का कोई देश साथ नहीं है, इस नैरेटिव वॉर में वो अब थोड़ी बढ़त बना लेगा कि अमेरिका के साथ भी लोग जुड़े हैं। अदरवाइज अमेरिका के साथ साथ दुनिया का कोई भी देश अगर पावरफुल जुड़ता तो ईरान तो पहले ही कह चुका ना कि जब मैं अमेरिका से नहीं डरा तो तुम्हारी तो मिसाल ही क्या है। ऐसे में सारे देश जो इनके जुड़े, उनका तो अपनी तरफ से रेडीनेस आया ही। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान ने तो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया ही दिया।
कनाडा भी थोड़ी देर बाद अपना स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि अमेरिका के साथ 7 और देश आकर के स्टेटमेंट दिए कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवाना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो वाली बोटल नेक जिसके चलते एक तरह से चिकन नेक ही समझिए पर्शियन गल्फ की, जिसको निकलने ईरान दे नहीं रहा है और दुनिया में ऑयल की प्राइसेस किल्लत खड़ी हो गई है। एक बात समझने की है कि अमेरिका ने जब से रशिया के ऊपर ऑयल सप्लाई प्रतिबंधित की है, ऑयल और गैस यूरोप को लेने से रूस से रोका है, तब से यह किल्लत ज्यादा दिखाई देने लगी है। इससे पहले अगर रूस ऑयल सप्लाई करने के लिए उपलब्ध होता तो शायद यह इतनी ज्यादा दिक्कत खड़ी ना होती। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर स्ट्रेटेजिक हमला करके उसे बहुत पहले ही इस तरह से उपलब्ध करा दिया होता कि चलो हां अब वेनेजुएला का तेल और गैस मिलता रहेगा, वैसा हुआ नहीं। रशिया से तेल प्रतिबंधित था, प्रतिबंधित आज भी है। उसके बाद में जो समुद्र में घूम रहे जहाज हैं उनको खरीदने की बात करी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो सप्लाई बाधित हो गई। सप्लाई बाधित हुई तो ऑयल प्राइसेस अब बढ़कर के जहां $60 प्रति बैरल चल रहे थे, अब $150 प्रति बैरल तक 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इसी के चलते इन देशों को अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए आना ही पड़ा। मतलब यह कहानी कुछ ऐसी हो गई कि यूरोप अब जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई खुद ही जबरदस्ती इस युद्ध में शामिल हो गया। इसको शामिल करने के लिए कोई भी ना तो यह यूरोप खुद तैयार था और ना ही अमेरिका चाहता था कि मैं यूरोप को लेकर जाऊंगा, लेकिन मजबूरी यह फंस गई कि उसको किल्लत खड़ी हो गई है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने यहां पर शायद साल का सबसे बड़ा डार्क जोक मार दिया। कहा कि जब आप बात कर रहे हो सरप्राइज की, तो जापान से बढ़िया सरप्राइज कौन जान सकता है। ये कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे? पर्ल हार्बर की। पर्ल हार्बर की कहानी इन्होंने चर्चा में लाकर फिर से दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका जो ग्रजेस पालता है, जो नफरत दिमाग में रखता है, वो बहुत लंबे समय तक की पाल कर रखता है। ट्रंप के दिमाग में, जहन में जब ट्रंप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले का इतिहास भरा हुआ है। क्या है कहानी, वो मैं आपको हल्का सा याद दिला दूं। असल में वर्ष 1941 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर, जो कि हवाई आइलैंड था, पैसिफिक ओशन में द्वीप था, पर्ल हार्बर पोर्ट पर हमला कर दिया गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान काफी एग्रेसिव होकर के मतलब लगभग एशिया के देशों पर कंट्रोल करने के बारे में आगे बढ़ रहा था। उसे दिक्कत थी अमेरिका से कि अमेरिका कुछ ना कुछ करके इन लोगों की मदद करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका बहुत लंबे समय तक पार्टी नहीं बना था, लेकिन इन लोगों की मदद करने के लिए वो जापान की ऑयल सप्लाई को रोक दे रहा था। उस समय तक जापान मेजॉरिटी में ऑयल परचेज अमेरिका से करता था, लार्जली अमेरिका से परचेज करता था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के समय पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि मैं जापान को तेल नहीं बेचूंगा, युद्ध में तो नहीं हूं लेकिन व्यापार नहीं करूंगा। इस पर जापान नाराज हुआ, बोले यार ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। पैसिफिक ओशन में इनका जो पर्ल हार्बर द्वीप है वहां पर इनकी पैसिफिक कमांड है। अगर हम वहां चलकर हमला कर दें तो पैसिफिक ओशन में अमेरिका खड़ा ही नहीं रह पाएगा, और अगर हमने हमला कर दिया तो जब पूरे एशिया पर जापान कंट्रोल करने निकलेगा, क्योंकि उस समय कोरिया का जो पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब पर तो कब्जा करते हुए जापान आगे बढ़ रहा था। ऐसे में बोले एक बार उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हम आसानी से आगे बढ़ेंगे। जापान ने एक बहुत ही सीक्रेटिव और सरप्राइज हमला प्लान किया। लगभग 350 विमान तैनात किए गए पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए, जहां पर अमेरिकी सेना तैनात थी, नेवी तैनात थी, कभी अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए पैसिफिक ओशन में। इनके सरप्राइज हमले में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई युद्धपोत बर्बाद हुए। अमेरिका ने अब तक यह कल्पना नहीं की थी कि इस पर इतना बड़ा हमला हो जाएगा। जापान ने बड़ी ही सोची समझी रणनीति से पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। बस उसी हमले को सरप्राइज हमले में आज तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। ट्रंप ने वही याद दिलाते हुए कहा कि 2500 सैनिकों को आपने मार दिया। यह नहीं बोला, आपने कहा पर्ल हार्बर जो जापान ने सरप्राइज किया उससे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या हो सकता है। अब एक पॉइंट यहां पर नोटिस करने का है कि अमेरिका ने उसी पर्ल हार्बर का बदला हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर, न्यूक्लियर बम गिराकर लिया था। तो क्या आने वाले टाइम पर स्थितियां और विकट होंगी अगर रेफरेंस में आपके पर्ल हार्बर चल रहा है, आपके रेफरेंस में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। देखना होगा आने वाले समय में ये कितने दिन के अंदर हमले समाप्त होते हैं। बदले में अपडेट के अंदर जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 को निशाना बना दिया है, जिस पर मैं डिटेल जानकारी कुछ ही देर में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।